और पूरे अंत तक देखिए समय निकाल के, समय ना हो तो मत देखिएगा। ये सारा प्रश्न लिया गया है प्रीवियस प्रश्नों के आधार पर। तो शुरू से अंत तक देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, लाइक कीजिए या ना कीजिए, अपने परीक्षा में 100+ स्कोर जरूर कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केला का कौन सा भाग खाने योग्य नहीं होता? मतलब हम लोग केला का कौन सा भाग का सब्जी पाट का नहीं बना सकते हैं? तो फूल का तो बनता है, फल का भी बनता है, तना का भी बनता है। केले के जड़ से कोई हम लोग सब्जी नहीं बनाते हैं। तो इसे हम लोग इसी, देखिए केला में ही कोई लकड़ी नहीं होता है, तो ये जड़ हो जाएगा, जड़ के भाग से सब्जी नहीं बनता है। निम्नलिखित में कौन सर्वाहारी जंतु है? खरगोश, गाय, बाघ, हिरन। इसमें बोला है सर्वाहारी जंतु। तो देखिए हमको लगता है कि ये ऑप्शन गलत सेट हुआ, आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ है, वही प्रश्न रिपीट किया है। निम्नलिखित में से सर्वाहारी जंतु है, तो जो कुत्ता है ये सर्वाहारी जंतु है। खरगोश और गाय जो है शाकाहारी है। क्या है? शाकाहारी। ये शाकाहारी जंतु है। और बाघ जो है ये मांसाहारी जंतु है, मांसाहारी। ये देखिए, खरगोश और गाय हर्बीवोरस, बाघ कार्निवोरस और डॉग ओमनीवोरस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मांसाहारी जंतु है? तो इसका जवाब 1 नंबर मान लीजिए। आपको कमेंट में जवाब इसका देना होगा। दीजिए, कौन मांसाहारी है? ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयचर है? देखिए उभयचर जो होते हैं एम्फीबियंस, ये जल और स्थल दोनों पे निवास करते हैं। इनका एडेप्टेशन क्या होता है? वाटर और लैंड दोनों। तो जो मेढक है आप पानी में भी देखते होंगे और कहाँ देखते हैं? स्थल पे भी देखते हैं। तो ये मेढक हो जाएगा। भारत का जलीय जीव, भारत का जलीय जीव कौन है? तो आप याद रखिएगा डॉल्फिन। और जो व्हेल है ये मैमल्स में आती है। भारत का जलीय जीव तो डॉल्फिन। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो पटना में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्दियों में उगाई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? तो ठंडी के दिनों में आलू गेहूं आप लोग लगाते हुए देखे होंगे, तो वो रबी फसल कहलाती है। कौन फसल? रबी। खरीफ फसल ये वर्षा ऋतु में लगाई जाती है। किसमें? वर्षा ऋतु में। और जो गर्मियों में लगाई जाती है इन दोनों के बीच, वो होती है जायद फसल। गर्मियों में लगाई जाने वाली फसल जायद फसल है। तो जो प्रश्न था सर्दियों में उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो रबी फसल कहते हैं। यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, जब एक ही प्रकार के क्रॉप को आप लगाते हैं बड़े भूभाग पर, तो वह क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। और फसल से खरपतवार निकालने को हम लोग कहते हैं निराई। क्या कहते हैं? निराई। और पानी देना, फसलों में पानी देना क्या कहलाता है? तो सिंचाई। क्या कहलाता है? सिंचाई। सिंचाई के साधन को देख लीजिएगा। निम्नलिखित में झाड़ी है, देखिए हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्री। तो जो बीच वाला आता है, देखिए यहाँ है पौधा, झाड़ी और पेड़। तो ये जो बीच वाला भाग होता है, यानी जो आपका हो जाएगा गुलाब, ये झाड़ी के श्रेणी में आ जाएगा। क्योंकि इसका स्टेम क्या होता है? थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन इसका हाइट क्या होता है? छोटा होता है। और इसमें क्रीपर्स यानी लताएं भी होती हैं, तो जैसे लौकी, खीरा। और लताएं में भी 2 तरीके के लताएं होती हैं। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए साइंटिफिक नेम ऑफ काउ। तो गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। फेलिस डोमेस्टिका बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। बिल्ली के वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। मैग्निफेरा इंडिका ये आम का वैज्ञानिक नाम है। किसका? आम का। नागाहाना सांप का वैज्ञानिक नाम है। बुबालस बुबालिस
भैंस का वैज्ञानिक नाम है। फिर से देख लीजिए, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बॉस इंडिकस। चलिए अगला प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो मुंबई में। गोलघर पटना में। गोलघर कहाँ है, तो पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? संजय गांधी जैविक उद्यान तो पटना। पटना के हवाई अड्डा का नाम क्या है, तो जेपी जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। ठीक है। हैदराबाद में क्या है, गोलकुंडा। गोलकुंडा। गोलकुंडा कहाँ है, तो हैदराबाद में। ठीक है। और हाँ, यहाँ एक प्रश्न जरूर याद रखिएगा आप लोग। हाँ, ये गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो पटना में। ठीक है। अब इंडिया गेट अगर पूछेगा कहाँ है, इंडिया गेट, तो कहिएगा दिल्ली में। लाल किला। लाल किला। जामा मस्जिद। जामा मस्जिद। ठीक है। मस्जिद ऐसे कर दीजिए, ये ठीक है मस्जिद। ओके। और इंडिया गेट तो दिल्ली। भारत की राजधानी कहाँ है, तो नई दिल्ली। अगला प्रश्न, गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो इस 2 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। 70 से अधिक प्रश्न है। ठीक है। और ये आपके परीक्षा में इससे बाहर कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है। पर्यावरण का जो सेक्शन होगा इसी से आपका मैच करेगा। गोलघर कहाँ स्थित है? तो 3 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि गोलघर कहाँ स्थित है। ठीक है। गोलघर कहाँ स्थित है? ऑप्शन, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? 4 नंबर प्रश्न, चिड़ियाघर का नाम है कहाँ के चिड़ियाघर का? ऑप्शन इसमें है, आप लोग कमेंट में इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। देखिए, कुछ प्रश्न का जवाब आप लोग मेरे देने से पहले दे दीजिए और देखिए कि आपका सही हो रहा है या गलत। जलवाष्प का जल, जलवाष्प जल का डैश अवस्था है? तो देखिए, पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन आप लोगों को पढ़ना है 3, ठोस, द्रव और गैस। जो जल होता है ये तीनों अवस्थाओं में मिलने वाला पदार्थ है। यही एक पदार्थ है जो तीनों अवस्था में मिलता है। तो जल वाष्प, जल वाष्प जल का डैश अवस्था है। तो जलवाष्प कैसा अवस्था है, ठोस, तरल या गैस? तो ये गैसीय अवस्था है। कैसी अवस्था है, गैसीय अवस्था है। जब जल जल के रूप में रहेगा तो द्रव, बर्फ बनेगा तो ठोस, और जलवाष्प बनेगा तो गैस। इसीलिए जल तीनों अवस्थाओं में पाया मिलता है। ये हटा दीजिए। पृथ्वी की सतह पर कितना पानी मौजूद है? देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि इनमें से कोई नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑप्शन बड़ी तगड़ा सेट किया गया था इस सक्षमता 1 में। 71% आपको पता है कि जल है पृथ्वी पर, सतह पर, माने जो कि पीने योग्य नहीं है। माने पूरे पृथ्वी को ढका 71% जल। अब उसमें से फिर 2.5% पीने योग्य है, मतलब शुद्ध जल है, पीने योग्य नहीं। पीने योग्य तो 0 कुछ प्रतिशत है। तो इसमें ऑप्शन में आप कहिएगा इनमें से कोई नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। 71% को आप 71/100 लिख सकते हैं। 100% का मतलब 100। 2 जीरो है, 2 अंक छोड़ के डेसिमल, यानी 0.0, 0.71, ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसा प्रश्न सेट किया जाता है रेलवे में। आजकल एसएससी में भी ये सब ऑप्शन घुमा के सेट कर दिया जा रहा है। इसके बाद जो मैं मैथ का कंटेंट लाऊंगा आप लोगों के लिए, जो कि सक्षमता 1 के सारे प्रश्न का संग्रह एक साथ, और उस पर कुछ नया प्रश्न आज या कल में, तो आप उसे देख जाइएगा। वैसे तो मैथ में इतना करा चुका हूं टॉपिक कि आपका प्रश्न फंसना नहीं चाहिए। फिर भी अगर फंसता है तो ये आपकी लापरवाही होगी। देखिए, हम लोग करते क्या है, फॉर्म फिलअप करने के बाद सोचते हैं कि परीक्षा जब आएगा तब पढ़ेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट का सुनने को मिला मुझे कि सर मैंने सोचा कि अभी एग्जाम नहीं होगा तो मैंने तैयारी नहीं किया। अरे आप इस 5 दिन पढ़ लीजिए मेरे चैनल पे,
100+ और जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनका 125+ आने की संभावना बनी हुई है। केवल वो थोड़ा सा वहां दिमाग लगाएंगे। मैं बताऊंगा कि कैसे टाइम मैनेज करना है, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं, अभी भी बोल रहा हूं कि कहाँ से शुरू करना है, कैसे परीक्षा देना है, ये मैं सब चीज बताऊंगा। भूजल के ऊपरी सतह को डैश कहा जाता है, तो इसे जल तालिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल तालिका। देखिए जल का बार बार नाम आ रहा है तो इसका रासायनिक सूत्र होता है H2O, भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O, ठीक है। और जल एक यौगिक है। जल एक क्या है? यौगिक है। क्या है? यौगिक है। जब दो तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं आपस में तो क्या होता है? यौगिक का निर्माण करता है और ये शुद्ध पदार्थ होते हैं। किस मंडल में प्राकृतिक घटनाएं होती हैं? तो देखिए वायुमंडल के 5 लेयर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो जो पहला लेयर है वायुमंडल का, इसी में प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जिसे हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। आंधी, तूफान, मौसम का परिवर्तन, सब चीज इसी, ज्यादा तापमान, सब इसी में, ज्यादा तापमान, सब चीज इसी में, उष्मा, आर्द्रता, क्षोभ मंडल में। प्रश्न कहीं से पूछ सकता है। तो ये प्राकृतिक घटनाएं जितनी भी होंगी ये सब क्षोभ मंडल में। और इसके बाद वाला है समताप मंडल, जिसमें वायुयान उड़ान भरती हैं। ओजोन गैस उसी लेयर में पाई जाती है समताप मंडल में। नाम से ही पता चल रहा है, तापमान समान हो, एक समान, तो वो समताप मंडल है। इसका इंग्लिश नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन में इंग्लिश नाम दे देता है तो उसमें कंफ्यूज हो जाता है आदमी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस मंडल में वायुयान उड़ान भरती हैं? तो ये 5 नंबर प्रश्न मान लीजिए और इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। साथ ही साथ डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बदलना मैं यहाँ भी सिखा दूंगा पर्यावरण वाले सेक्शन में। ऐसे विज्ञान में वो करता है मैराथन में, लेकिन यही देख लीजिएगा। ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? ये 6 नंबर प्रश्न हो गया। ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। आवेशों के परस्पर क्रिया क्या कहलाती है? तो आवेशों के परस्पर क्रिया त्वरित कहलाती है, थंडर। जब आवेश एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो क्या होता है? त्वरित उत्पन्न हो जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर। विद्युत धारा मापी का किससे जाती है? माप इसका का चीज से होता है? तो एमीटर से। किससे? एमीटर। और विभवांतर का माप किस चीज से होता है? तो वोल्ट मीटर। विभवांतर वोल्ट मीटर, याद रखिएगा। तो यहाँ आवेशों के परस्पर क्रिया को क्या कहेंगे? त्वरित। आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। असमान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ऐसे आकर्षित करते हैं, और असमान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मैं उल्टा बता दिया क्या? देखिए समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करते हैं। और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक वैसे चुंबक में होता है। चुंबक के पास 2 ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव? 2 ध्रुव। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और जब हम चुंबक को स्वतंत्र लटका देते हैं तो वो उत्तर दक्षिण की दिशा में स्वतंत्र रूप से लटका रहता है। बड़े भूकंप आने की संभावना कम होती है। तो जो इधर बंगाल के खाड़ी के तरफ है, बंगाल के खाड़ी के तरफ मतलब भारत के कुछ इस प्रकार से
ये मैपिंग है। तो जो इस एरिया में है इसमें भूकंप आने की कम चांसेस होती हैं। तो उड़ीसा जो है इसी क्षेत्र में है, इधर वाले क्षेत्र में भूकंप आने की संभावनाएं ज्यादा है। इधर उत्तर भारत में तो और ज्यादा, पहाड़ी एरिया में। तो ये उड़ीसा जो है यहाँ भूकंप आने की संभावना कम होती है। गुजरात सबसे बड़ा तटरेखीय राज्य है और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अब हो गया है लद्दाख। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो लद्दाख। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पूर्ण विद्युत परिपथ को डैश परिपथ कहा जाता है? तो बंद परिपथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंद परिपथ। नेक्स्ट, पौधों में श्वसन डैश के माध्यम से होता है? तो पौधों में श्वसन पत्तियों के माध्यम से होता है। पत्तों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है पत्तियों में? तो मैग्नीशियम। कौन सा? मैग्नीशियम। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। रंध्र यानी एस्टोमटा इंग्लिश में। क्या कहा जाता है? एस्टोमटा। ठीक है। और पौधों का रसोई घर कौन कहा जाता है? तो पत्तियां ही कहा जाता है। पौधे जब वायुमंडल में जल का त्याग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन। याद रहेगा आप लोगों को इन सभी प्रश्नों का। यहां से भी प्रश्न कहां से पूछेंगे? एग्जामिनर साहब को मैं हैक कर लिया हूं। एग्जामिनर साहब सोच में पड़ जाएंगे कि कौन है जीके स्टडीज वाला जिसके चैनल के सारे टीचर इतने अच्छे स्कोर कर रहे हैं, हम इतने घुमा घुमा के प्रश्न दे रहे हैं और ये लोग घुमा घुमा के सही जवाब दे रहे हैं। इस विश्वास से मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूं। तो कम से कम आप जा करके वहां अपने दिमाग की बत्ती जला लीजिएगा और एकदम इत्मीनान से गहरी सांस लेकर के जो प्रश्न आ रहा हो पहले फटाफट रंगते चले जाइएगा। बताऊंगा कहाँ से शुरू करना है। ज्यादातर पर्यावरण और हिंदी आप लोगों का आसान होगा। फटाफट करते चले जाना है, समय बचा के मैथ में लगाना है और गर्दा उड़ाना है। तो पौधों में श्वसन डैश के माध्यम से होता है? तो पत्तियों के माध्यम से। वह स्थान जहां जीव रहते हैं कहलाता है? तो वो निवास स्थान कहलाता है, एडेप्टेशन कहलाता है। हैबिटेट, एडेप्टेशन भी होता है निवास स्थान। इग्लू क्या होता है? तो एस्किमो प्रजाति के द्वारा बना हुआ बर्फ का घर होता है। इग्लू अगर आएगा प्रश्न में कि इग्लू क्या है तो कहिएगा बर्फ का घर। क्या है? बर्फ का घर। सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो ये एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा देश रूस है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। जनसंख्या के अकॉर्डिंग तो अभी भी चीन ही है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा महासागर है? तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन महासागर? प्रशांत महासागर। कितने महासागर है धरती पे? तो देखिए PAISA, पैसा, याद रखिएगा। पैसा में कई गो वर्ड है? 5 गो। तो 5 महासागर है। और कुल कितने महाद्वीप हैं? तो 7 गो। महाद्वीप पूछे तो 7 और महासागर पूछे तो 5। पैसा, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, अटलांटिक महासागर, इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन और आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर है? सबसे कठोर कहा है तो शीशा भी कठोर है, लेकिन सबसे कठोर कौन है? लोहा। लोहा का संकेत Fe होता है। सोडियम, ये मुलायम धातु है, मुलायम, और इसे किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन से बहुत तेजी से अभिक्रिया कर सकते, इसलिए जल में नहीं रखा जाता। तो सोडियम मुलायम धातु है और ये काफी प्रतिक्रियाशील है, इसलिए इसे किरोसिन में डुबा के रखा जाता है।
अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। कौन थे? राकेश शर्मा। अगला प्रश्न, पौधे अपना भोजन बनाते समय कौन सा गैस लेते हैं? तो इस प्रश्न में देखिए 3 से 4 प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। सबसे पहले पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, उनको जल चाहिए, ये जल हो गया। उसके बाद सनलाइट उनको चाहिए, कब? प्रकाश संश्लेषण के लिए, भोजन बनाने के लिए मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए। पत्तियों में क्लोरोफिल होता है और ये बना लेंगे ग्लूकोज C6H12O6 और ऑक्सीजन गैस का निष्कासन करेंगे। तो प्रश्न अगर आपको मिले कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान या पौधे भोजन बनाने के समय उनको क्या क्या चाहिए, किन किन चीजों की आवश्यकता है, तो सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हीं 3 चीजों की जरूरत है। ये तो पौधे के पास रहता ही है, क्लोरोफिल पत्तियों के पास। और प्रकाश संश्लेषण में वो कौन सा गैस ले रहे हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन दे कौन सा रहे हैं प्रकाश संश्लेषण में? तो ऑक्सीजन। क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन। लेकिन श्वसन अगर करेंगे पौधे भी तो वो ऑक्सीजन ही लेंगे। तो पौधे अपना भोजन बनाते समय कौन सा गैस लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकृति में इसकी मात्रा है 0.03%। और ये ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य गैस है। या हाइड्रोजन गलत लिखा गया है। देखिए, प्रिंट करने में हो सके कि कहीं हर्षिकार दीर्घिकार में गड़बड़ हो तो आप प्रश्न पे जाइएगा, आप उसके टाइपिंग पे नहीं जाइएगा, ठीक है? क्योंकि समय कम है तो तेजी में अगर प्रश्न एडिट करके डालना होता है फिर बहुत सारा समय लगता है। आपको लगता है कि सर केवल पढ़ा देते हैं, इतना प्रश्न एडिट करके सेट करने में हमको 2.5 से 3 घंटा लगता है, पढ़ाने में 40 से 50 मिनट लगता है, अपलोड करने में, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को लिखने में 1.5 घंटा लगता है। सोचिए इतना समय कब हम निकालते होंगे। एक वीडियो को डालने के लिए 4 घंटे का समय कम से कम बर्बाद होता है। और फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कोई कमेंट नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग करते भी हैं लेकिन जितने लोग वीडियो देखते हैं उतना लाइक आता नहीं है, पता ना क्यों। उनको हमसे क्या प्रॉब्लम है? हम उनके लिए इतने तत्पर हैं और वो लोग एक लाइक भी नहीं कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, आप लाइक करें या ना करें, आपका अच्छा स्कोर आए, आप परीक्षा में 100+ लाएं और अपनी काबिलियत को साबित करें। आप सभी काबिल हैं, मुझे पता है, बस आप लोग थोड़ा देर चुरा लेते हैं। पौधे अपना भोजन बनाते समय, सबको नहीं बोल रहा हूँ, मजाक किया, सीरियस नहीं लीजिएगा। लाइक कीजिए या ना कीजिए, पढ़ाई जरूर कीजिए। पौधे अपना भोजन बनाते समय कौन सा गैस लेते हैं? तो ये तो आप देख लिए। पौधे अपना भोजन बनाते समय फिर वही बात आ गया, किन किन चीजों की जरूरत? तो जल की, सूर्य के प्रकाश की और कार्बन डाइऑक्साइड की। हरित क्रांति देश से संबंधित है, तो हरित क्रांति जो संबंधित है वो खाद्यान्न उत्पादन। तो यह खदान लिख दिया हूं, खाद्यान्न उत्पादन। देखिए मिटा देता हूं, खाद्यान्न उत्पादन से, खाद्यान्न ऐसे लिखा जाता है। खाद्यान्न उत्पादन आप याद रखिएगा कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो इसमें गेहूं का उपज काफी अधिक, यानी देखिए कोई भी क्रांति होता है ना तो उसकी गुणवत्ता में, उसके उपज में बढ़ोतरी के लिए, मतलब उसके कार्य में साइंटिफिक तरीके से काम करने के लिए, माने परिवर्तन लाने के लिए। क्रांति का मतलब होता है तुरंत परिवर्तन और आंदोलन का मतलब होता है धीमे धीमे परिवर्तन। तो ये हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, ठीक है? आप इसको सही कर लीजिएगा। श्वेत क्रांति, अरे यार ये क्या क्लिक हो गया। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? देख लीजिए प्रश्न। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति, नीली क्रांति, नीली ऐसे, सॉरी, नीली क्रांति आप ऐसे लिखिएगा, यहां बता दूं मैं आपको, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। आलू उत्पादन गोल क्रांति,
ठीक है, सरसों यानी तिलहन उत्पादन पीली क्रांति, सरसों का फूल पीला होता है ना, तो दो ही आप याद रखिएगा, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बागवानी क्रांति, सुनहरी क्रांति, बहुत सारी क्रांतियां हैं, लेकिन आप हरित क्रांति और श्वेत क्रांति ज्यादा ध्यान दीजिएगा। कहाँ के लोग लिंग हुफेन खाते हैं? तो देखिए, इसका एक पर्यावरण का और वीडियो मैं बनाया हूं, जिसमें सीटेट वाले प्रश्न भी एक दो हो सके आपको डाल दिया, एडवांस करे एग्जामिनर, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। ये सारे चीज बताया हूं, किस राज्य में कैसा घर, कौन जानवर, कौन पक्षी। तो कहाँ के लोग लिंग हुफेन खाते हैं? तो ये खाते हैं हांगकांग के लोग। ये सांप का जूस बना के पीते हैं, सांप को खाते हैं हांगकांग के लोग, तो उसे लिंग हुफेन कहा जाता है। बांस का घर असम में, पत्थर और झाड़ियों का घर लद्दाख में, माने पहाड़ी क्षेत्रों में, लद्दाख में। और मिट्टी का घर तो कहाँ पे? तो याद रखिएगा, राजस्थान में, जहां गर्मी ज्यादा पड़ेगा, राजस्थान। मिट्टी का घर, बांस का घर असम, पत्थर और झाड़ियों का घर लद्दाख, और मिट्टी का घर राजस्थान। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान। खेतरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो खेतरी कहाँ है? राजस्थान। टंका, पानी को संचित करने का एक व्यवस्था, जो कि छतों के पानी, छत पे बारिश की पानी को संचित किया जाता है जमीन के अंदर टैंक में, उसे टंका कहा जाता है राजस्थान में। रणथंभौर अभयारण्य कहाँ है? तो रणथंभौर राजस्थान, रणथंभौर राजस्थान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान तो गुजरात में। मानस और काजीरंगा असम। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो ये उत्तराखंड, भारत का पहला जिम कॉर्बेट, रामगंगा नदी के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ? तो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। चिपको आंदोलन तो ये उत्तराखंड के चमोली जिले से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में जरायुज नहीं है। जरायुज मतलब अंडे देने, वो बच्चे को जन्म देने वाला कौन नहीं है? तो गाय तो जन्म देती है, मनुष्य, चमगादड़, ये सब मैमल्स ग्रुप में आते हैं, जरायुज हो जाएंगे। जो मेढक है ये अंड प्रजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडा देता है, और बाह्य निषेचन इसमें होता है मेढकों में। निम्नलिखित में उभयचर है। ये प्रश्न रिपीट किया। मेढक क्या है? उभयचर है, एम्फीबियंस है, जो जल और स्थल दोनों पे रह सकता है। जल में जाता है तो स्किन, त्वचा से श्वसन, और फेफड़ा से स्थल पे। शायद हम लोगों के पास भी गिल्स होता, तो जल में गिल्स या फेफड़ा भी होता, तो दोनों जगह आराम से सरवाइव करते। ऐसा तो है नहीं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बताइएगा कमेंट में आप लोग। 7 नंबर प्रश्न का जवाब कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं, दार्जिलिंग कहाँ है? क्लास 5 में ये चीज है, तो दार्जिलिंग कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में। टाइगर हिल दार्जिलिंग का एक पार्ट है। उसके बाद दार्जिलिंग से कहाँ गए? नाथुल्ला दर्रा कहाँ है? सिक्किम। गंगटोक सिक्किम की राजधानी। ये सब चीज जरूर याद रखें। माइंड, अरे हर एक चीज आपको लग रहा होगा कि अभी आपका दिमाग एकदम साफ है, परीक्षा में हम क्या लिखेंगे मुझे तो कुछ पते नहीं है। आज जैसे आप स्क्रीन पे बैठिएगा, प्रश्न का डाटा शुरू होगा खुलना। मैं बता दिया हूं कैसे स्क्रीन खुलेगा, कैसे आपको समय बचा करके, आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ना नहीं है, सीधे अपना नीचे स्क्रॉल करते जाना है, सबमिट करना है, समय स्टार्ट, आप ऑप्शन देना शुरू कीजिएगा। चार आपके पास कलर होगा, मतलब आपको अगर फाइनल आंसर देना है तो डायरेक्ट आप फाइनल देते चले जाइएगा। अगर 50-50 चांस है किसी प्रश्न पे, तो मार्क एंड प्रीव्यू कर दीजिएगा, ताकि आगे अगर आप समय ना बचे तो वो पर्पल कलर वाला समय ना बचे तो वो आंसर मान्य हो जाता है। अगर समय बचे चेंज कर सकते हैं। अब येलो कीजिएगा तो समय नहीं बचा तो वो आपका आंसर मान्य नहीं होता है। इसका वीडियो मैं बना चुका हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, देख लीजिएगा कि कैसे ऑनलाइन टेस्ट होता है, कैसे समय बचाना है। तो काजीरंगा आप बता दीजिएगा। प्लेग है
तो प्लेग जीवाणु जनित रोग है या विषाणु जनित रोग है या फंगल जनित रोग है या प्रोटोजोआ? तो मेरे ख्याल से ये विषाणु जनित रोग है। जीवाणु या विषाणु, मैं कंफर्म नहीं हूं। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। देखते हैं कितने हमारे साथी लोगों का ये प्रश्न सही होता है, क्योंकि इन दोनों में मैं कंफ्यूज करता हूँ बार बार। वहां आप लोगों का भी कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसे ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ कंफ्यूज मैं नहीं करता हूँ। जो मलेरिया है 5 क्लास में दिया है, मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है। रोनाल्ड रॉस, ये साइंस में मैराथन में ला दूंगा, लाया भी हूं। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया का जंग रोनाल्ड रॉस के संग। तो मलेरिया परजीवी की खोज किसने की? रोनाल्ड रॉस। मलेरिया मच्छर के काटने से, डेंगू मच्छर के काटने से। और मलेरिया किस मच्छर के काटने से? तो मलेरिया होता है मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज, एनाफिलीज के काटने के कारण। और जो डेंगू होता है वो मादा एडीज के काटने के कारण। ये जरूर याद रखिएगा, एडीज, एडिस और ये मादा एनाफिलीज। तो याद रहेगा आप लोगों को, ये मच्छरों के काटने से होने वाला रोग है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। पोलियो जो है, हैजा जो है, सब विषाणु जनित। प्लेग आप लोग देख लीजिएगा, पंडित का टीका न्यू है, जीवाणु जनित रोग। प्लेग, पंडित का टीका न्यू है या डीएनटी का प्लेट। ट्रिक मैं बताया हूं, इसमें जीवाणु पे ज्यादा चांस, ज्यादा जीवाणु और विषाणु देख लीजिएगा आप लोग प्लेग का। ठीक है, आप लोग जरूर इस चीज को देख लीजिए, क्योंकि मैं वहां बार बार मलेरिया 8 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में देंगे कि आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका तो जवाब आप लोग आसानी से देंगे। 10 नंबर प्रश्न का कमेंट में आप लोग जवाब देंगे कि कौन सा आंसर सही है। मैं आपको यहां बता दूं, बांझपन जो होता है या नपुंसकता जो आती है विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्त्रियों में बांझपन और स्त्री या पुरुष में नपुंसकता, पुरुषों में नपुंसकता विटामिन ई की कमी से होती है। साथ ही साथ इस सब चीजों का शेयर करूं, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, रतौंधी विटामिन ए की कमी से, बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से, और रक्त में थक्का जमना विटामिन के कारण। तो ये याद रहेगा। और बी सी जल में घुलनशील विटामिन है, और जो कीड़ा होता है KEDA कीड़ा, ये पानी में मर जाएगा। तो ये KED और ये वसा में घुलनशील विटामिन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा खाद्य पादप पदार्थ प्रोटीन का अच्छा स्रोत है? यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। अगर जैसे आपने अंडा आंसर किया तो ये आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा खाद्य पादप, अगर कहता कौन सा खाद्य पदार्थ प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, पादप नहीं रहता तो अंडा सही था, लेकिन पादप लगा दिया। तो अंडा तो जंतु से मिलता है और पादप मतलब पेड़ पौधा होता है। अब तो मामला फंस गया। आप तो आंसर सही दे के आए और घर पे कहिएगा मैंने सही दिया, एग्जामिनर गलत कर दिया। एग्जामिनर 3 से 4 प्रश्न गलत कर सकता है, जो चेक किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, या सेटर जो सेट करता है आंसर की में 4 से 5 प्रश्न गलत होता है, आप मिला सकते हैं। मैं आंसर की दिखाऊंगा कभी 1 का, सक्षमता 1 का। मैं पूरे 150 में हर एक सेट में 8 से 10 प्रश्न गलती पकड़ा हूं, है भी, और मैं भी करता हूं 1-2। वो भी तो देखिए, जो सेट किया वो भी तो इंसान है, हम भी तो इंसान है। गलतियां किससे नहीं होती है। और आप लोग कमेंट में गुस्सा आ जाते हैं, हमें भी गुस्सा दिला देते हैं। कुछ कमेंट ही ऐसा कर दीजिएगा कि सर उसका रिप्लाई दें, या तो देखिए मैं क्या करता हूं, अब बता दूं आपको। जिनका कमेंट आपत्तिजनक आता है मैं उनको अपने चैनल से खुद रिमूव कर देता हूं।
तो आप दीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको हाइड कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा अपने चैनल से। मुझे वैसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो चैनल पे सिर्फ इसलिए जुड़े हैं कि उनका काम बनता बाहर में जाए राहुल सर का जीके स्टडीज। तो वैसे लोगों की जरूरत मेरे चैनल पे बिल्कुल नहीं है। आप कहीं और बट रहा है, जाकर के ले लीजिए। देखिए, दूध को सुरक्षित रखा जाता है पाश्चुराइजेशन मेथड से। 70 से 75 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है और फिर ठंडा किया जाता है, उसके बाद पैकिंग किया जाता है। तो यहाँ जो प्रश्न है पादप पदार्थ, तो ये फलियां हो जाएंगी। आंसर क्या हो जाएंगी? फलियां। अगर पादप नहीं रहता तब अंडा हो जाता। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। निम्नलिखित में कौन सा खाद्य पदार्थ प्रोटीन का अच्छा स्रोत है? पादप हट गया, दूध भी है, अंडा भी है, पनीर भी है, तो इनमें से सभी। देखिए, बहुत सारे शिक्षक हमें कह रहे हैं कि सर तुक्का कौन सा मारेंगे। तो अगर आपको आंसर एग्जैक्ट पता ना हो, तो जैसे ये ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन हुआ, एक ऑप्शन ये हो गया और ये हो गया, तो सबसे बड़े ऑप्शन को टिक मारिएगा। अगर इनमें से सभी है किसी प्रश्न में और आपको आंसर कोई पता नहीं है, तो इसे टिक मारिएगा, और नहीं तो बड़ा ऑप्शन। ये तुक्का मारने का तरीका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भोजन में प्रमुख पोषक तत्व है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन भी रहता तो वो भी, तो ये हो जाएगा फिर इनमें से सभी। देखिए, कार्बोहाइड्रेट ये हमें ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा। वसा भी ऊर्जा देता है। प्रोटीन मसल्स को तैयार करता है, बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस है प्रोटीन। और इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो सोयाबीन। क्या है? सोयाबीन। सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश। पाचन तंत्र के मांसपेशीय थैली को क्या कहा जाता है? तो देखिए, जिस थैले में आप जितना पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, चिकन, मटन डालते हैं, पनीर, जिस थैले में जाकर के, जिस आपके डस्टबिन में जाके ये जमा होता है, उस मांसपेशीय थैली को हम लोग कहते हैं पेट, स्टमक। लेकिन पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है मुख से, और ज्यादातर भोजन पचता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और बड़ी आंत के बाद वो एनस से होकर के बाहर निकल जाता है। जब अपचित या अपघटित खाद्य पदार्थ सजीवों के शरीर से बाहर निकलता है, तो उसे हम लोग कौन सी क्या कहते हैं जरा बताइएगा? उत्सर्जन या श्वसन या इनमें से कोई नहीं? समझ गए? साइंस वाले पार्ट में मैं कर दूंगा, या कराया भी हूं बहुत सारा। किस जानवर के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? आ गई बात जानवर की। ये सीटेट का सबसे प्यारा प्रश्न है। सीटेट 1 to 5 का सबसे प्यारा प्रश्न है, और ये आपके घरों में भी उपलब्ध होते हैं, दिखाई देते हैं। चूहा। देखिए, इसीलिए इनका देखिए स्वभाव ही है कुतरना। इनको प्राकृतिक वरदान मिला है कि इनका दांत अगर ये नहीं कुतरे, अपने दांतों को घिस कर छोटा नहीं करें, तो इनका दांत बड़ा हो जाएगा, शरीर से बड़ा हो जाएगा बढ़ते बढ़ते। ये और गिलहरी, इसलिए दोनों लोग कुतरते रहते हैं। जहां चीज जो मिल जाए, इनको थोड़े पता है कि आप एडिडास का जूता रखे हैं, कि रिबॉक का जूता रखे हैं, कि ली का जींस रखे हैं, या सूट सलवार तो आप लोग जानते होंगे ब्रांड, हम नहीं जानते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, सुरक्षित रखिएगा, नहीं तो ये चूहा महाराज और गिलहरी, ये दोनों मिलके आपका काम बजा देंगे, काम तमाम कर देंगे कपड़े का। बड़ी दुख होता है कि नए कपड़े खरीद के लाइए, एक दिन पहनिए, रख दीजिए, कहीं कुतर दिया तो मन करता है कि उसको चीर फाड़ दें, लेकिन ऐसा किसको? चूहा को। लेकिन उसका प्राकृतिक स्वभाव है, इसे भी जीने का हक है। पर्यावरण संरक्षण आप लोग पढ़ते हैं, तो संरक्षित कीजिए, काटने दीजिए, क्या हो गया, दूसरा ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दांत कितने प्रकार का? तो 4 प्रकार का। दूध के दांत 20 होता है, और पूरे वयस्क में 32 दांत होता है। देखिए, 8 चौका 32, 8 16 नीचे 16 ऊपर, दूध का दांत कितना होता है? 20। यह दांत से संबंधित एक और प्रश्न जान लीजिए। जो सांप होते हैं उनके कई बार दांत आकर के आते हैं, गिरते हैं, आते हैं, गिरते आते हैं। लेकिन जानवर और मनुष्य का दांत, दूधा का दांत गिरता है तो परमानेंट
दूध का दांत हट जाएगा तो परमानेंट दांत आ जाता है। तो दूध की दांत की संख्या कितनी होती है? 20। और वयस्क मनुष्य में 32। प्रकार कितने? तो 4। तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। तो खिलाड़ी को आप लोग देखते होंगे, या आप भी गर्मी के सीजन में या कभी भी, तुरंत ऊर्जा के लिए ग्लूकोज दिया जाता है, ग्लूकोज। और फल में अगर देना हो तो केला दीजिएगा, इंस्टेंट एनर्जी दे देता है केला, फल में अगर देना हो तो। नेक्स्ट, भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो उष्मा ऊर्जा के द्वारा भोजन पकता है। अब आप कहिएगा सर विद्युत से भी तो हम लोग इंडक्शन से भोजन बना लेते हैं। तो जो विद्युत धारा है उसमें ऊर्जा में बदलता है, उसमें नाइक्रोम का वायर होता है, तो उष्मा से वो पकता है, ना कि विद्युत धारा से पक जाता है। देखिए आप लोग कहिएगा सोलर कुकर, तो सोलर से नहीं पकता है, सोलर से उष्मा उत्पन्न होता है और तब वो उष्मा से पकता है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती, इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। साइंस वाले पार्ट में इस सबको करूंगा, देखिएगा मैराथन में। देखिए अब आ गया प्रश्न, चींटियां जब चलती हैं तो अपने पीछे डैश छोड़ जाती हैं। तो जो चींटियां होती हैं वो स्मेल छोड़ती हैं अपने पीछे, और उसी स्मेल को सूंघते हुए ये चींटियां, ये बड़ा चींटा है, चींटी छोटी छोटी है, ये सब ये चींटा घुस गया इसी में, एक कतार में चलती हैं। तो किसके कारण? वो पीछे गंध छोड़ती हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए करेक्ट आंसर भी दे चुका है। मधुमक्खी का घर कहलाता है। तो शहद पालन यानी मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपी कल्चर, एपीकल्चर कहलाता है। और मधुमक्खी का घर मधुमक्खी का छाता कहलाता है, और शहद के लिए इनका पालन होता है। साथ ही साथ अक्टूबर नवंबर में माह में इनकी खेती की जाती है, यानी पाला जाता है इन्हें। और मुख्य बात आप ये जान लीजिए जो एनसीईआरटी एससीईआरटी की है, कि पूरे छाते में मात्र एक ही रानी मक्खी होती है जो अंडा देती है, रानी मक्खी जो अंडा देती है। बाकी सिपाही मक्खी होते हैं, बाकी क्या होते हैं? सिपाही मक्खी। निम्नलिखित में कौन सा जानवर अपने दुश्मनों से छिपने के लिए अपने शरीर का रंग बदलता है? अरे गिरगिट, खानी रंग मत बदल, तोरा के कब से देखा तनी ते गिरगिट नहीं है रंग बदलता रे। मुहावरा भी बोला जाता है देहात में, ई सफा गिरगिट बा, ई गिरगिट खानी रंग बदलेला, कब का बोल दी पते ना चली। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स चेंज इट्स बॉडी कलर टू हाइड फ्रॉम इट्स एनिमीज? अपने दुश्मनों से बचने के लिए अपने शरीर का रंग कौन बदलते रहता है? तो ये गिरगिट है। कौन है? गिरगिट है। छिपकली के पैर का इस्तेमाल, खाल का इस्तेमाल किया जाता है, चढ़ाई पे चढ़ने के लिए इसका शूज बनाया जाता है इसके खाल से। ठीक है, हाँ यहाँ छिपकली से एक और प्रश्न बन जाएगा कि शरद ऋतु, ये हाँ शरद ऋतु यानी ठंडी के मौसम में कौन से जंतु सजीव निंद्रा अवस्था में चले जाते हैं? तो देखिएगा ठंडी में आपको घर में छिपकली नहीं दिखाई देगी, ये सो जाती है, जितना दिन ठंडी होगा सो ही रहेगी। और स्लॉथ जो होता है, एक स्लॉथ भालू के जैसा, ये भी देख लीजिएगा, ये पेड़ पे उल्टा लटक के सोता है पैर पकड़ के, और 7 दिन के बाद शौच के लिए उतरता है नीचे। तो स्लॉथ याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, मटर का पौधा है, तो ये लताएं है। क्या है? लताएं। मटर का पौधा क्या है? लता है। पौधा को झाड़ी, पेड़ और बांटा गया है, कैटेगराइज किया गया है, और किसमें? हर्ब्स, हर्ब्स, ट्री, और ये हो गए क्रीपर्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत छोटे पौधे कहलाते हैं। तो देखिए हिंदी में जड़ी बूटी लिखा है, लेकिन यहाँ हर्ब, इंग्लिश भी देख लीजिएगा, इंग्लिश से फायदा। यहाँ देखिए लता है, क्रीपर्स दिया है ना, जो फैल करके, यानी जो जमीन पर फैल करके या किसी चीज का सहारा लेकर चढ़ जाते हैं, जैसे मनी प्लांट, तो ये लताएं हैं जो फैल करके फल देते हैं। डैश वह स्थान है जहां हमें भोजन और खेल के स्टॉल मिलते हैं। तो झूला झूलते हैं और जलेबी खाते हैं,
तब न मेला जाते हैं तो मेला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, बेमेल को चुने तो वकील साहब ये बेमेल है बाकी लोग मिला जुला है। चलिए नेक्स्ट, वह प्राणी जो रक्त संबंध आत्मीयता पर आधारित होती है कहलाती है। तो ये परिवार जो होता, रिश्तेदारी, संयुक्त परिवार, गोत्र, अब इसमें तो मैं फंस गया। वह प्रणाली जो रक्त संबंध आत्मीयता पर आधारित होती है कहलाती है परिवार। चलिए अगला, नहीं नहीं, यहाँ आपका आंसर होना चाहिए वह प्रणाली जो रक्त संबंध आत्मीयता पर आधारित, तो ये रिश्तेदारी हो जाएगा। देख लीजिएगा इस प्रश्न को, प्रदूषण का वह प्रकार जिससे आगरा के ताजमहल पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो ये वायु प्रदूषण। कौन? वायु प्रदूषण। और ये किसके कारण? तो अम्लीय वर्षा होता है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, और ये क्षय होते जा रहा है अम्लीय वर्षा के कारण। ताजमहल, वहां फैक्ट्रियां ज्यादा हैं तो उससे धुआं जो है सल्फर डाइऑक्साइड। स्वतंत्र रूप से लटकाया गया एक क्षण चुंबक की स्थिति होती है तो किधर? उत्तर दक्षिण दिशा में, नॉर्थ साउथ की दिशा में। पौधे अपना भोजन डैश की प्रक्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। तो पौधे स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो आप कहिएगा सर हम भी तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन सामान कहाँ से लाते हैं? पादपों से ना। और ये आपसे लेता है क्या? नमक, आटा, चावल नहीं ना लेता है, ये तो अपने खड़े खड़े अपना प्रिपेयर कर लेता है अपने शरीर के अंदर ही। काश हम लोग। चलिए, पौधे अपना भोजन डैश की प्रक्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं, तो इसका जवाब 11 नंबर मान लीजिए। आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा कि आंसर क्या होगा। गेट और बीपीएससी टीआरई 4 तब देखिएगा ये चैनल कैसे गर्दा उड़ाता है और कैसे रिजल्ट देता है। सरसों का तेल और मिट्टी का तेल ये कभी आपस में मिल नहीं सकते हैं, तो ये अमिश्रणीय पदार्थ हो जाएंगे। नेक्स्ट, खरगोश कहाँ रहता है? तो खरगोश और सांप बिल में रहते हैं। कहाँ? बिल में। अगला प्रश्न, चिड़िया कहाँ? तो घोंसले में। पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो अमेजन के जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट, सीएनजी जो जिससे गाड़ियां चलती हैं ये भी, और एलपीजी ये सब अच्छा ईंधन है, इससे भोजन पकता है और ये व्हीकल्स में यूज होता है। के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह एक स्वच्छ ईंधन है, इट इज अ क्लीन फ्यूल। यह एक हानिकारक ईंधन है, काट दीजिए। प्रदूषणकारी ईंधन है, काट दीजिए। तो 2 कट गया तो सभी काट दीजिए, आंसर हो गया है 1 नंबर। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है? रॉकेट का, कक्षा का, टेलीस्कोप का, गैल्वेनोमीटर का। तो रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये बछेंद्री पाल थी। कौन? बछेंद्री पाल। और देखिए, मेरी कॉम ये मुक्केबाजी यानी एथलीट है, मुक्केबाजी करती हैं। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाकर वापस आते समय इनकी मृत्यु हो चुकी थी। और सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की है जो तीसरी बार स्पेस में गई हैं, लेकिन अभी फंसी हुई हैं। अभी ये मुसीबत में फंसी हुई हैं। आप लोग प्रार्थना कीजिए कि ये सही सलामत धरती पे आ जाए। नेक्स्ट, हरे पौधे डैश बनाने के लिए उत्तरदायी हैं? तो ये हरी खाद, उर्वरक। तो ये हरी खाद बनाने के लिए उत्तरदायी है। देखिए, आप लोग सुनीता विलियम्स के लिए प्रार्थना कीजिए और मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा कि जो भी इस चैनल से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, सक्षमता दें तो उनका अच्छा स्कोर हो और उनका खुद का स्वयं का जिला मिले। ठीक है। और इसके बाद नवोदय, केवीएस और सैनिक स्कूल की तैयारी इंग्लिश मीडियम में एक चैनल पे प्लेलिस्ट बनाकर मैं कराऊंगा। आप अपने बच्चों को वो दिखा सकते हैं। हरे पौधे डैश बनाने के लिए उत्तरदायी हैं, तो ये आपने देख लिया। किसान का मित्र केंचुआ को कहा जाता है। केंचुआ श्वसन त्वचा से करते हैं। कौन से पोषक तत्व हमें काम करने के लिए ऊर्जा देते हैं?
तो वसा और कार्बोहाइड्रेट, यही आंसर हो जाएगा। ऊर्जा कौन देता है? तो वसा और कार्बोहाइड्रेट। कुत्ते अपने क्षेत्र को चिन्हित करते हैं, पेशाब कर, भौंक कर या दोनों, तो दोनों आंसर हो जाएगा। ये भी तुक्का मारने का एक अच्छा तरीका है, दोनों या इनमें से सभी। अगर आंसर पता ना हो तब वे संसाधन जो शीघ्र नवीनीकृत या पुनः पूर्ति हो जाते हैं कहलाते हैं, तो ये नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेस। अगला प्रश्न, विश्व जल दिवस, तो ये बिहार दिवस के दिन ही 22 मार्च को, कितने मार्च को? 22 मार्च को। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कहलाती है, सबसे बाहरी ऊपर वाली ये पृथ्वी, अरे हम देखिए वायुमंडल समझ लिए ऊपर वाली। हाँ चलिए, इसमें भी पृथ्वी के जो परत हमें देखना है, तो पृथ्वी की 3 परतें, कितनी? 3। क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो पपड़ी जिसे आप कहते हैं, क्रस्ट, देखिए ये हिंदी में पपड़ी और इंग्लिश में क्रस्ट। ऊपर वाले को क्रस्ट, इसे मेंटल, हम लोग क्या कहते हैं? मेंटल, पागल वाला मेंटल नहीं, और इसे कोर। और एक चीज और जो ध्यान दीजिएगा, सियाल, यानी सबसे ऊपरी परत पर एल्युमिनियम ज्यादा है और सिलिकॉन एल्युमिनियम का बना है। सियोल, सियाल, सीमा, और ये एम है सीमा, और ये नीफे, निचले परत में आयरन। तो सबसे ऊपरी परत को पपड़ी कहा जाता है, यानी क्रस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट, एक कार की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक शहर से दूसरे शहर तक जाने में कितना समय लगेगा यदि दोनों शहरों के बीच 480 किलोमीटर की दूरी हो? तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, निकल जाएगा। दूरी कितना है? 480, और समय कितना है? 40, बड़चौक 48, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन में है। अगर ऑप्शन ये मैच ना करे तो देखिएगा आप लोग बदल के इसे मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कीजिएगा, तब आंसर दीजिएगा, मैच कर जाएगा आंसर। अगर ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो कर लीजिए। यूनिट चेंज करने आपको आना चाहिए। सीटेट में ये बहुत उल्टा पूछता है, किलोमीटर में देगा, मीटर पर सेकंड में आंसर दे देता है। जीवित जीवों के सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है, और 1 मिनट में 15 से 16 बार श्वसन होता है। मतलब इनहेल एक्सहेल मिला करके एक श्वसन होता है, और जो भोजन हम लोग करके निकाल देते हैं उसे उत्सर्जन। नेक्स्ट, प्रदूषण का वह प्रकार जिससे आगरा का ताजमहल, तो ये तो आप देख चुके हैं। जमीन में पानी रिसने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अंतःसंयंदन, ये इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है इंग्लिश में। वह समय है जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी करती है, तो 365.25, 365.25 एक्सैक्ट इसका आंसर हो जाएगा। तभी ये 4 साल के बाद एक दिन बनता है जो लीप ईयर होता है। तो देखिए, नॉर्मल ईयर में 365 दिन और लीप वर्ष में 366 दिन, ये भी याद कर जाइएगा। स्वतंत्र रूप से लटका गया, ये रहा आज का सेशन। और एक बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस सेशन को जितने लोग कम से कम देखें वो आप जरूर लाइक करें, ताकि इस वीडियो का लाइक मैं चाहता हूं कि 1000 से ऊपर, यानी 2-4 हजार से ऊपर जितने देखें उतने लाइक मैं देखना चाहता हूं। तो देखते हैं अपने छोटे भाई से कितने लोग प्यार करते हैं। फिर मिलते हैं किसी अगले पार्ट।